तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे 12th केमिस्ट्री का बैच भी शुरू कर दिया है। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाके उस लेक्चर को देखना। सही है, तो बच्चों हम लोग ने केमिस्ट्री का सबसे पहला वाला लेसन स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 मिनट का लेक्चर था, तो जिसने नहीं देखा होगा कृपया करके देख लेना। ठीक है, और अगर आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि सर आप तो बायोलॉजी पढ़ाते हो, आप कैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो बच्चों, तो मैंने मास्टर्स की हुई है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें समझेंगे। ठीक है, सो आज देखो लास्ट वाला लेक्चर जैसे मैंने तुम लोग बोला था कि थोड़ा सा इसमें चीज़ें ज़्यादा है, सिर्फ रटने वाली चीज़ ज़्यादा, थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा है। आज आप लोग को अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को चीज़ें 3D में इमेजिन करनी पड़ेगी, और जो बच्चा जितना अच्छी तरीके से इमेजिन करेगा उसे उतनी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। समझ रहे हो। ठीक है, सो थोड़ा इमेजिनेशन पावर को अपने बूस्ट करना। जितनी चीज़ें मैं कहने वाला हूँ उसे कॉन्सेंट्रेट करो जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कितनी लंबी लेक्चर बनने वाली, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पर आई नो 20-25 मिनट की तो बनेगी ही बनेगी। सही है, तो अपनी इमेजिनेशन को पावर को थोड़ा सा बूस्ट करो, कंटिन्यू देखना, ध्यान से देखना, हर एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोगों को कुछ डेफिनेशन सीखने हैं, कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, जैसे लैटिस क्या होता है, स्पेस क्या होता है। स्पेस आप लोगों को पता है 3D स्ट्रक्चर। फिर यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे पैरामीटर्स चेंज होंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग को समझनी है। शुरुआत करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। सबसे पहला डेफिनेशन हमको समझना है बच्चों कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। लैटिस पॉइंट का मतलब होता है बच्चों atoms are represented by point in a space। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक क्रिस्टल का ये स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहा हूं। जैसे मान लो NaCl है। ठीक है, NaCl है, तो मैं बार बार ये तो नहीं दिखाऊंगा, बोलूंगा ये लो भैया एक Na का एटम, एक Cl का एटम, फिर एक Na का एटम, एक Cl का एटम। अगर मैं ऐसे दिखाने लग गया तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा ना स्ट्रक्चर, ऐसा तो नहीं दिखा सकता। तो साइंटिस्टों ने क्या बोला कि आप इस चीज को एक पॉइंट के द्वारा दिखाओ। ठीक है, इन जितने भी आप एटम्स की बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो Na हो Cl हो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हें हम सिर्फ एक एटम के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें किस तरीके से शो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से बच्चों हम लोग इन सारी चीजों को शो कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, दीज आर द लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को ही हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। सही है, तो क्या लिखा है डेफिनेशन समझो वापस। एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ये जो एटम्स है इन्हें ही मैं क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसके द्वारा, बाय पॉइंट। पॉइंट्स के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन अ स्पेस। स्पेस मतलब क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर। किसी भी 3D स्ट्रक्चर के अंदर मैं किसी भी चीज, किसी भी पॉइंट को, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एक पॉइंट के द्वारा किया जा रहा है। दिस पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। समझ में आई बात। ठीक है, सो इसी पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सही है, हर एटम को मैं बार बार एटम का नाम लिख के उसे नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, मैं सिर्फ उसकी जगह एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, याद है कि नहीं, लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने, सॉलिड 2 प्रकार के हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक अमॉर्फस। अमॉर्फस नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में नहीं ज़्यादा दिया हुआ है, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बातें होंगी इसके आगे से। सही है, सो दिस इज द लैटिस पॉइंट। आई होप यू आर क्लियर्ड। उसके बाद है बच्चों स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस मतलब क्या, ध्यान से सुनो, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ स्पेस। सिंपल सी बात है, आपके जो भी लैटिस पॉइंट हैं उन्हें आप एक स्पेस में अरेंज कर रहे हो। स्पेस मतलब क्या, आपका 3D स्ट्रक्चर। जिस 3D स्ट्रक्चर में आप अपने पॉइंट्स को अरेंज कर रहे हो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। जैसे मान लो यहां पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट दिखा दिए, समझ रहे हो, उसके बाद वापस मैंने ऐसे पॉइंट दिखा दिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी एटम्स है, कोई भी एटम होने दो, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई भी एटम होने दो, इसे मैं क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी एक स्पेस के अंदर।
सही है, किसी एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो इसी चीज को, इसी रिप्रेजेंटेशन को, इसी अरेंजमेंट के तरीकों को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस। समझ में ही बात। तो आई होप आप लोगों को ये दो डेफिनेशन छोटे छोटे थे, क्लियर हो गए होंगे। ज्यादातर एग्जाम में आते नहीं है, पर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन सा, एक क्या आपका लैटिस पॉइंट और दूसरा आपका स्पेस लैटिस। क्लियर है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन डेफिनेशन की तरफ, जो कि एग्जाम में काफी बार 1 या 2 मार्क्स के लिए इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। व्हाट इज यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल। अब यूनिट सेल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो आपके घर पे दीवार है, ठीक है, आप कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए रहोगे, कभी कोई दीवार या कोई घर बन रहा होगा, तो आपने देखा होगा, आप लोग देखा होगा कि जो अंकल हैं जो घर बना रहे हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ईंट लाते हैं, ठीक है, ऐसे ईंट 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 के ऊपर ईंट रखते हैं, उसको सीमेंट लगाते हैं और वहां से एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बड़ी सी दीवार है, जो पूरा बड़ा सा दीवार है, जैसे अभी मान लो ये मेरे आसपास जो दीवार है, ये छोटे छोटे ईंटों से बनी हुई है। सही है, ये जो छोटे छोटे ईंटों से बनी हुई है। या फिर मान लो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो बायोलॉजी में थोड़ा सा घुसते हैं। हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है ना। सेल्स आगे चल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आगे चल के बहुत सारी चीजें ना, वो हम लोग बायोलॉजी में नहीं घुसेंगे इतना। पर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, हमारे बॉडी का सेल है। इसी तरीके से बच्चों किसी भी क्रिस्टल का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने तुम लोग बताया ना, जब तुम लोग घर बना रहे हो तो उसके लिए क्या कर रहे हो, छोटे छोटे ईंटें लेके आ रहे हो, ईंट ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट ऐसे लगाते जा रहे हो और आपकी दीवार बनती जा रही है। फिर बहुत सारी दीवार बन गई तो आपका घर बन गया। समझ रहे हो। ठीक है, तो वो ईंट क्या है, वो सबसे ज्यादा जो सबसे स्मॉलर कंपोनेंट है, सबसे स्मॉलर यूनिट कंपोनेंट है आपके पूरे के पूरे दीवार का। उसी तरीके से आपके क्रिस्टल का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल बन रहा है, उस सबसे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। ठीक है, देखा समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऐसा सबसे छोटा रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सबसे छोटा रिपीटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, काफी बार बोर्ड्स में पूछा जाता है कि भैया 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, चलो बताओ यूनिट सेल की डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ना। एक यूनिट सेल बना के मैं आपको दिखाता हूं। चलो मान लो मैं एक क्यूब बना रहा हूं, हाथ से बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ यूनिट सेल। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, या फिर ये इतना अच्छा नहीं बना है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ कहाँ पे है, हाँ ज्योमेट्री। देखो दिस कैन बी अ यूनिट सेल। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये है आपका यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में जितने भी एज हैं, जितने भी कॉर्नर है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक एटम होगा, ठीक है, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, फिर यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, और यहाँ पे एक एटम। समझ रहे हो। ठीक है, तो ये जितने भी एटम हैं, ये क्या किसके द्वारा हम लोग दिखा रहे हैं, इसको पॉइंट के द्वारा दिखा रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट लैटिस, या फिर लैटिस पॉइंट, सॉरी लैटिस पॉइंट है ये, क्योंकि हम सारे के सारे एटम को पॉइंट्स के द्वारा दिखा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर पॉइंट की जगह Na लिखूं, अब हर दूसरे पॉइंट की जगह Cl लिखूं, नहीं नहीं लिखना है मेरे को। मैं सिर्फ क्या लगा दूंगा बच्चों, एक पॉइंट लगा दूंगा, और ये पॉइंट क्या दिखाएंगे, मेरे एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज नथिंग बट अवर लैटिस पॉइंट। ठीक है, और ये लैटिस पॉइंट एक 3D स्ट्रक्चर में, एक स्पेस में आपको दिख रहे हैं। सो इट इज अ क्रिस्टल लैटिस। सही बात है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, दिस इज द क्रिस्टल लैटिस, और ये एक यूनिट सेल है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है किसी भी दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का बच्चों, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। सो इट कैन बी अ यूनिट सेल। सही बात है, और एक यूनिट सेल में कितने एटम आपको देखने के लिए मिलेंगे, कितने एटम आप लोगों को देखने के लिए बच्चों, 8 एटम आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। पर ये 8 एक्चुअल में होते नहीं है। ठीक है, 8 एक्चुअल में होते नहीं है, क्योंकि ये यूनिट सेल सिर्फ एक नहीं होता ना, ये यूनिट सेल सिर्फ अकेला नहीं होता, ये और भी बहुत सारे यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लो यहाँ पे बनाता हूं मैं, मान लो
यहाँ पे मैंने एक बना, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, समझ रहे हो, ये एक यूनिट सेल है। अब ये यूनिट सेल आपका दूसरा आगे से भी कहीं से कहीं जुड़ा होगा, आगे भी कहीं ना कहीं से ये यूनिट सेल आगे चल के आपका जुड़ा होगा, मतलब समझ रहे हो ना, मैं अभी स्ट्रक्चर ऐसा बना नहीं पा रहा हूँ, बट यू कैन इमेजिन कि आपका ये जो एक यूनिट सेल है ये ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, सही है। तो इसका मतलब ये जो एटम्स है ये उनके साथ भी तो बटे हुए हैं, ये जो एटम्स है, मान लो यहां से एक और दूसरा कोई पॉइंट निकला, यहां से कोई दूसरा एक और क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है, यहां से एक और दूसरा क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे आके लग गया है। लेट मी ट्राई, मान लो नहीं, बड़ा नहीं, सपोज कुछ ऐसा, तो छोटा करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो इमेजिन कर लो ना, आप इमेजिन कर लो इसी की तरह एक और पॉइंट यहाँ पे आके जुड़ गया है। अब ये जो एटम है बच्चों ये कॉमन है सबके लिए, ये जो एटम है, ये वाला एटम है, ये वाला जो एटम है ये इन चारों के लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, मतलब ये एक एटम और अलग अलग यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। मान लो यहां से एक यूनिट सेल जुड़ा है, ऊपर से एक यूनिट सेल जुड़ा है, नीचे से एक यूनिट सेल जुड़ा है, समझ रहे हो। तो ये एक एटम बच्चों 8 फैक्टर में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, 8 अलग अलग यूनिट सेल्स के साथ डिवाइड हो जाता है। तो मैं इसको कंप्लीटली एक सेल नहीं कहूंगा कि मतलब इस एक डब्बे के पास पूरा एक सेल नहीं है, समझ रहे हो, इस एक 2 मिनट पे इस एक यूनिट सेल के पास ये कंप्लीटली एक एटम पूरी तरीके से नहीं प्रेजेंट है, समझ रहे हो, क्योंकि ये आगे भी बटा हुआ है। तो इसे हम लोग कहते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। 1/8 मतलब क्या कि आपका एक एटम कितने और यूनिट सेल्स के साथ क्या है, कोरिलेशन में है, जुड़ा हुआ है। तो इसे कट करोगे तो आंसर आएगा आपका 1, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका आगे हम लोग समझेंगे, ये सारी चीजें हम लोग बीसीसी एफसीसी जब पढ़ेंगे वो समझेंगे, बट अभी आप लोग सिर्फ समझो यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को यूनिट सेल समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल होता क्या है, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल ही मतलब। तो सबसे पहला क्या इसकी डेफिनेशन कहती है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है, जैसे मान लो 2D बना रहा हूं मैं, 2D में इमेजिन करो, 2D में ये बहुत सारे सॉलिड्स हैं, बहुत सारे, ये पूरा एक सॉलिड है, पूरा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो इसका ये जो एक सब्सटेंस है ये क्या हो रहा है, यही बार बार रिपीट हो रहा है ना बच्चों, तो दिस इज नथिंग बट योर यूनिट, क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करनी है बच्चों इनके पैरामीटर्स की, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। देखो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहले मैं एक यूनिट सेल बनाता हूँ, ठीक है, मेक अ यूनिट सेल, ठीक है। तो ये है अपना एक यूनिट सेल, क्लियर है, थोड़ा अजीब बना है क्या, सब सही है, चलेगा, इतना कुछ दिक्कत की बात नहीं। तो दिस इज द यूनिट सेल। अब इसके पैरामीटर्स की थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 आपको लेंथ देखने के लिए मिलेगी, एक आपकी ये हाइट है और ये 2 आगे की लेंथ है, ठीक है। तो इसको मान लो मैं नाम दे देता हूं, सबसे पहले ए दे देते, बी दे देते और सी दे देते, ठीक है। सो दिस लेंथ वॉज ए, दिस लेंथ वॉज बी एंड दिस लेंथ वॉज सी। और आप देखोगे कि इसी के अंदर आपको एंगल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और सी ए के बीच में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एंगल्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपको एंगल्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा और ये है आपका गामा, समझ रहे हो, ये है आपका अल्फा, ये बीटा, आपका गामा। तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए, टोटल 6 पैरामीटर हो गए आपके यूनिट सेल्स के अंदर। कौन कौन से, सबसे पहले हैं आपके साइड्स ए बी एंड सी, दिख रहा है यहाँ पे साइड ए बी एंड सी, ठीक है। एंड एंगल्स, कौन कौन से एंगल हैं, एक है आपका अल्फा, एक है आपका बीटा एंड एक है आपका, हाँ समझ रहे हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो एक यूनिट सेल में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इमेजिन, थोड़ा पावर अच्छे से रखो। तो एक यूनिट सेल्स के अंदर बच्चों टोटल 6 पैरामीटर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 3 साइड हो गई, एक आपकी ये और ये साइड्स,
ठीक है, और फिर आपका अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, अल्फा, इसको अल्फा लिख सकते हो, इसको बीटा लिख सकते हो, इसको गामा लिख सकते हो, चलेगा। बट दीज आर द 3 एंगल्स। अब इन पैरामीटर्स की वजह से अगर मैं इन पैरामीटर्स को चेंज करूं, इन पैरामीटर्स को अलग अलग करूं, तो उससे आप अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, अलग अलग तरीके के यूनिट सेल्स बना सकते हो। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने इन 6 पैरामीटर को चेंज करके, इन 6 पैरामीटर्स के अंदर कुछ चेंजेस लाके, जैसे मान लो कभी आपका अल्फा, जैसे अब यहां पे देखोगे तो ए बी सी तीनों सेम है। ठीक है, कभी ए बी सी सेम होंगे, कभी इनका लेंथ चेंज कर देंगे, कभी थोड़ा सा एंगल चेंज कर देंगे, समझ रहे हो। तो इन पैरामीटर्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाके टोटल 7 टाइप के यूनिट सेल आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं। 7 अलग अलग स्ट्रक्चर के यूनिट सेल, टाइप कहना सही नहीं होगा, 7 अलग अलग स्ट्रक्चर के यूनिट सेल आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं यहां पर एक आपका छोटा सा चार्ट लेकर आया हूं, देखो इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो दीज आर द क्रिस्टल सिस्टम, ये है पूरा बच्चों आपका क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहला है आपका क्यूबिक। ठीक है, सबसे पहला आपका क्यूबिक। अगर आप क्यूबिक को देखोगे, क्यूब आप लोग को पता ही है, जो हम लोग नॉर्मल क्यूब बनाते हैं ना, ऐसे नॉर्मल वाला क्यूब जो मैंने अभी बनाया था, दैट इज नथिंग बट योर क्यूबिक। अब इस क्यूबिक के अंदर क्या होता है, जो आपके एजेस हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, मतलब आपका a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, सही है। और आपके एंगल्स क्या करेंगे, एंगल्स में तीनों के तीनों बच्चों इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। सो दिस इज सिंपल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपका क्यूबिक। ठीक है, अब इन सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे समझाता हूं मैं आप लोग को। ठीक है, सबसे पहला आपका क्यूबिक आ गया। दूसरा है बच्चों आपका टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या होता है, ए और बी सेम रहेगा, बस हम लोग सी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कैसा रहेगा, यहां पे दिखाता हूं आप लोग को, यहां पे तो जगह नहीं है, यहीं पे दिखाते, चलो वो मिटाते हैं, सपोज इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल। अब सबसे पहला क्या है, क्यूबिक। सबसे पहला वाला कौन सा है बच्चों, क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर क्या है, क्यूबिक के अंदर बच्चों ये चारों के चारों चीजें, चारों नहीं, 6 के 6 पैरामीटर सेम रहेंगे। जैसे मान लो लेंथ, तो सारे के सारे लेंथ सेम रहेंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इन तीनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। और ये जो एंगल्स होंगे, ये तीनों एंगल क्या होंगे बच्चों, 90 डिग्री ही कहलाएंगे, मतलब आपका अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पर अगर मैं बात करूं दूसरा आपका टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल में क्या होता है पता है, टेट्रागोनल में हम लोग सिर्फ इसको ऐसे ऊपर खींच देंगे। ठीक है, सिर्फ इसको क्या करेंगे, ऐसे ऊपर थोड़ा सा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, जैसे मिट नहीं रहा तो हटाओ, देखो एंड चूज, देखो, हाँ ऐसे। अब यहां पे देखो, दिस इज द टेट्रागोनल, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बच्चों, दिस इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है, आपका ए और बी तो सेम है, पर सी देखो कितना लंबा हो गया, सी देखो कितना लंबा हो गया। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। बहुत सारे बच्चे इसे एसटीडी बूथ भी बोलते हैं, एसटीडी बूथ देखा होगा आप लोगों ने, पुराने जमाने में होता था हमारे यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर आप लंदन वंडन साइड देखोगे यूके में, तो वहां पे उनके एसटीडी बूथ बहुत फेमस है, रेड कलर के होते हैं ना बड़े से। ठीक है, सो उनके एसटीडी बूथ कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, नीचे का ए और बी सेम है, ए और बी सेम है, बट सी क्या होता है बच्चों, लंबा हो जाता है, समझ रहे हो। सो दिस इज वन क्राइटेरिया, बाकी तीनों के तीनों 90 डिग्री ही रहेंगे। फिर अपना थर्ड वाला है बच्चों आपका हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल में क्या है, हेक्सागोनल में आपका ये तो सेम ही है, एसटीडी बूथ ही जैसा, जैसे मान लो एसटीडी बूथ ही है, पर इमेजिन करो ऊपर साइड से और नीचे के साइड से आपने जो प्लेट है ना उसे निकाल दिया और वहां पे एक हेक्सागोन लगा दिया। इसके वजह से हो क्या रहा है कि दो एंगल तो 90 डिग्री है, पर जो ऊपर वाला एंगल था, जो आपका ऊपर वाला बीटा था, ठीक है, वो चेंज हो गया है और वो क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया है। समझ रहे हो, वो कैसा हो गया है, 120 डिग्री आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहां पे ये चेंजेस है, समझ रहे हो, किसके अंदर, आपके हेक्सागोनल के अंदर। हेक्सागोनल में आपको याद रखना है, क्या रखना है कि आपका ए बी इक्वल होगा, सी इक्वल नहीं होगा, जैसे एसटीडी बूथ में था वैसे, मतलब एसटीडी बूथ मतलब आपके टेट्रागोनल में था, तो टेट्रागोनल की जैसा ही आपका हेक्सागोनल भी है, बस इसके अंदर से हम लोग ने क्या कर दिया है, ऊपर का एक एंगल चेंज कर दिया और वहां पे हेक्सागन लगा दिया। तो हेक्सागन में क्या होगा, हमेशा जो आपका
गामा है वो क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो, बाकी आपके दो एंगल 90 डिग्री ही रहेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों आपका फोर्थ रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, रोम्बोहेड्रल आप लोग देखा होगा ट्रेपेजियम जैसा, ठीक है। तो यहां पे आपका ए बी और सी सेम रहेगा, ठीक है, मतलब लेंथ सेम रहेगा, बट ये हल्का सा ना राइट में टिल्ट हो जाएगा, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड कहीं से भी टिल्ट कर दो, ताकि तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री ना रहे, तीनों के तीनों एंगल चेंज हो जाए। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ऐसे ऐसे, इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे, समझ रहे हो। यहां पर ए बी सी अच्छे से नहीं बनाया मैंने, पर तुम लोग बनाना जरूर से खुद से, इसीलिए बोल रहा हूं इमेजिनेशन पावर अपनी थोड़ी सी स्ट्रांग करो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों का लेंथ सेम होगा, पर अगर आप एंगल की बात करोगे तो तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है, तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। ये है आपका रोम्बोहेड्रल, और रोम्बोहेड्रल एक एक्सेप्शन केस भी है, एक बहुत स्पेशल केस भी है, बताएंगे अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। तो रोम्बोहेड्रल में क्या बताया मैंने, आपका ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, बट आपके जो एंगल्स होंगे वो कभी भी 90 डिग्री से सेम नहीं होंगे। फिर उसके बाद है बच्चों ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, सब अलग है, देखो यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, पर तीनों के तीनों क्या होंगे 90 डिग्री। समझ रहे हो, मतलब लेंथ अलग है, बट तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पैरेलली अटैच्ड है। जैसे मान लो सीधे ही रहेंगे, बट मान लो ये लेंथ ज्यादा हो गई, इसमें ये लेंथ ज्यादा हो गई, समझ रहे हो, कुछ ये लेंथ ज्यादा हो गई, तो उसमें ए बी और सी तीनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ए का लेंथ अलग है, बी का लेंथ अलग है, सी का लेंथ अलग है, पर अगर आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों 90 डिग्री ही हैं। ये तीनों के तीनों के बीच में जो एंगल है अल्फा बीटा गामा वो क्या है आपका 90 डिग्री है। सही बात है, तो दिस इज द ऑर्थोरोम्बिक, सही है। सिक्स हम लोग बात करें तो मोनोक्लिनिक, और सेवेंथ आपका क्या है बच्चों, ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं। ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा अलग है, जो ट्राइक्लिनिक है बच्चों वो सबसे ज्यादा क्या है, अलग है। उसमें कोई भी सेम नहीं होता, ना ए बी सी सेम होंगे, ना कोई भी एंगल इनके 90 डिग्री होंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये ट्राइक्लिनिक सबसे क्या है, अलग आदमी है, सबसे अलग आदमी है। इसमें तीनों के तीनों जो साइड्स हैं वो भी अलग अलग होंगे, और इनमें जो एंगल्स है वो भी क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट। क्लियर है, ठीक है। और मोनोक्लिनिक क्या है, ट्राइक्लिनिक का छोटा भाई है। इसके अंदर आपके साइड्स तो अलग अलग होंगे, साइड्स तो सेम नहीं होंगे, पर इसमें दो एंगल्स होते हैं बच्चों, वो 90 डिग्री होते हैं, और एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये दो एंगल 90 डिग्री होंगे, पर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। समझ में आई बात, ठीक है। सो ये है बच्चों आपके टोटल 7 अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, 7 अलग अलग आपके क्रिस्टल सिस्टम, जो कि किससे बेस्ड है, आपके 6 पैरामीटर से बेस्ड है यूनिट सेल। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर के यूनिट सेल हम लोग बना सकते हैं आपके पैरामीटर्स को चेंज करके। जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताया ना, 6 पैरामीटर्स थे ना, 3 आपके साइड से और 3 आपके एंगल्स थे, तो उन पैरामीटर्स को चेंज करके हम लोग 7 अलग अलग टाइप्स के यूनिट सेल हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के यूनिट सेल हम लोग बना सकते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक और शुरू हो रहा है। अब हम लोग यहां से बात करने जा रहे हैं बच्चों आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की, ठीक है। अभी तक हम लोग देखा कि यूनिट सेल के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग आपका साइड्स चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, पर कितने प्रकार के यूनिट सेल्स हैं वो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बारे में डिटेल में इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, अगले लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, पर अभी तुम लोग सिर्फ सुन लो। सबसे पहला है बच्चों प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। इसके अंदर होता क्या है, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे एटम्स की। यहां पर हम लोग ज्यादातर किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, एटम्स के बारे में बात करेंगे। इसका मैं स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, ये देखो, ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, या फिर सिंपल यूनिट सेल कह सकते हो आप इसे, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कह सकते हो। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको सबसे पहले यूनिट सेल बना के दिखाया था, दैट इज योर सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। जहां पे आप देखोगे तो आपके 8 एटम आपको अटैच दिख रहे हैं, और जिससे क्या बना है आपका एक यूनिट सेल बना हुआ है। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद है बच्चों बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या, ध्यान से देखो, ये आपका यूनिट सेल है, दिस इज योर यूनिट सेल, ठीक है, दिस इज योर यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में
आपके 8 H पे एक एक एटम लगे हुए, यहाँ पे एक एटम है, 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 सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपके 8 लगे हुए। प्रिमिटिव में भी यही था। पर इसमें क्या होता है पता है, इस पूरे के पूरे एटम के अंदर ये जो आपका क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बीच में बच्चों एक एटम पड़ा हुआ रहता है। इसके बीच में सेंटर में यहां पर एक एटम रखा हुआ है। इमेजिन करो कि एक बक्सा है, बक्सा क्यूब का एक बक्सा है, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक लड्डू रख दिया, इमेजिन करो, ठीक है। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर, उसके बीच में एकदम सेंटर में हम लोग ने क्या रख दिया है, उसके बॉडी के सेंटर में हम लोग ने क्या रख दिया है, एक एटम रख दिया है। सो दिस इज टाइप ऑफ, दिस इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसका भी डायग्राम है मेरे पास, देखो ये वाला, दिस इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, या फिर यूनिट सेल आप कह सकते हो। तो आप देख रहे हो 4 अलग अलग एजेस हैं, 4 अलग मतलब सॉरी 8 अलग अलग एटम्स हैं, और इन एटम के साथ यहाँ पे बीच में एक और एटम आपका पड़ा हुआ है। सो दिस इज बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में एक एटम आपका रखा हुआ है। सो दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, समझ में आई बात। आपका चौथा कौन सा है, चौथा इज योर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्या होते हैं, कितने फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब के। अब क्यूब देखो, क्यूब तो आप लोग ने बचपन से पढ़ा होगा ना, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने सेगमेंट्स होते हैं, तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर मैं फेसेस की बात करूं तो कितने फेस होते हैं, जरा काउंट करो तो मिटाने दो। ऐसे नहीं मिटाना चाहिए था, वापस ही नहीं आ रहा है, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इमेजिन करो दिस इज योर क्यूब। अब इसके अंदर कितने फेसेस है, जरा काउंट करो। फेस मतलब क्या है, कितने साइड्स हैं। तो देखो एक आपका ये ऊपर वाला फेस, एक आपका ये साइड वाला फेस, तो 1 2 3 4 5 6, कैसे, एक सामने वाला फेस, ठीक है। एक क्यूब इमेजिन करो, मेरे पास क्यूब तो कुछ नहीं है, जैसे मान लो मेरा फोन है, ठीक है, ये फोन है मेरे पास, ठीक है। सो इमेजिन इट इज अ क्यूब। अब इसके अंदर कितने फेसेस हैं, कितने फेसेस है, ये सामने वाला ये पूरा एक फेस है। सो दिस इज 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस एंड 6 फेस, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। सो अगर ये क्यूब होता तो क्यूब के अंदर बच्चों आपको 6 फेजेस देखने के लिए मिलते। ये सामने वाला एक फेज आपको देखने मिलता, ये पीछे वाला एक फेज आपको देखने के लिए मिलता, सही है। फिर ये साइड वाला एक फेज, ये 4 5 और 6, तो टोटल एक क्यूब के अंदर टोटल 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक क्यूब के अंदर टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। तो एक ये वाला फेस, एक इसके पीछे, एक ये, एक सामने और एक नीचे फेस, ठीक है। अगर आपके पास ये होगा ना, वो हम लोग खेलते हैं ना, नाम भूल गया मैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको फेसेस देखने के लिए मिलेंगे, सही है। तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड मतलब क्या है कि हर फेस के सेंटर में एक यूनिट सेल लगा हुआ है, हर फेस के सेंटर में एक यूनिट सेल लगा हुआ है। तो कैसे होगा, कैसे होगा, देखो एक यहां पे लगा हुआ होगा, एक इस पे लगा हुआ होगा, एक इस पे लगा हुआ होगा, एक ये ऊपर वाले पे लगा हुआ होगा, एक ये साइड पे लगा हुआ, एक नीचे लगा हुआ होगा, समझ रहे हो? तो देखो इसमें 2D में बनाना इतना अच्छा नहीं है, 2D में नहीं बना पा रहा हूं मैं, पर अगर आप देखोगे आपके डायग्राम में यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक इस फेस के सेंटर में, ठीक है, ये वाला जो है ये आपके सामने वाले फेस के सेंटर में, फिर ये वाला जो है ये बाजू वाले फेस के सेंटर में, फिर ये वाला जो है बच्चों ये ऊपर वाले फेस के सेंटर में, ये देखो राइट वाले फेस के सेंटर में, ये नीचे वाले फेस के सेंटर में, समझ रहे हो, ये पीछे वाले फेस के सेंटर में, देख रहे हो, समझ रहे हो। तो फेस सेंटर्ड मतलब क्या, फेस सेंटर मतलब क्या, आपका जो फेस है उसके सेंटर में लगा हुआ है। सपोज दिस इज द फेस, तो इसके सेंटर में क्या लगा हुआ है, एक एटम लगा हुआ है। सो दिस इज द फेस सेंटर्ड, दिस इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और यही 3 इंपॉर्टेंट है, यही 3 हमको पढ़ने भी है, ये चौथा वाला हमको पढ़ना ही नहीं है, पर आपके बुक में दिया तो बता रहा हूं मैं। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बेस सेंटर्ड भी कहते हैं या फिर इसे एंड सेंटर्ड भी कहते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल लिखा हुआ है, आपके बुक में बेस सेंटर्ड यूनिट सेल लिखा हुआ है। क्या होता है ये, क्या होता है ये, जस्ट अ सेकेंड, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको इसी में समझा सकता हूँ। तो मान लो इसे मिटा दिया मैंने, इसे बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अब इसको इमेजिन करो, ये है आपका एक यूनिट सेल। अब इसमें
दो अलग अलग बेसिस के बीच में दो अलग अलग बेसिस पे क्या लगे हुए हैं, एटम्स लगे हुए हैं। जैसे मान लो एक मैंने यहाँ पे ऊपर वाले पे लगा दिया, ऊपर वाले फेस में लगा दिया, तो एक मैं नीचे में लगा दूंगा, बस सामने सामने, सिर्फ सामने सामने दो सेल लगे हुए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही नीचे हो सकता है, एक मान लो मैंने इस साइड लगाया तो एक मैं इस साइड भी लगा दूंगा, लेकिन उस केस में आप ऊपर नहीं लगा सकते, उस केस में बच्चों आप ऊपर नहीं लगा सकते। आप सिर्फ एक यूनिट सेल में आमने सामने ही दो अलग अलग एटम लगा सकते हो उनके बीच में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर आप क्या कर सकते हो, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कह सकते हो। अगर आपने सबके बीच में लगा दिया तो फिर वो तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, फेस सेंटर्ड नहीं है, इट इज द बेस सेंटर्ड। तो जो आमने सामने वाला है उसी में क्या लगे हुए हैं, दो एटम्स लगे हुए हैं सामने सामने में, और किसी में नहीं लगे होंगे। दिस इज द बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका डायग्राम इसके अंदर नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, यहाँ पे सिर्फ SC, FBCC और FCC का ही दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यही तीन आपकी बुक में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी चीजें हैं वो इन्हीं तीनों के ऊपर दी हुई है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसके इस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। आई होप आप लोग को जितनी चीजें मैंने अभी तक समझाई हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इन तीनों को तो डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन्हें बनाना सीखेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। एक और चार्ट मुझे आपको समझाना है, ब्रेविस लैटिस क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी चीजें बतानी है आप लोग को, सो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, क्लियर है। कोई भी आपका सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप लोग को मिल जाऊंगा, ठीक है। जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपको मैसेजेस मेरे तक पहुँचाने, आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं या नहीं आते, जो भी आपके मैसेजेस हैं वो आप मेरे तक पहुँचा सकते हो, या तो मेरे इंस्टाग्राम से या फिर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। सो मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडी।